आतंकवाद के क्या कारण है। शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां। कोई भी विवेकशील व्यक्ति किसी भी रूप में आतंकवाद और आतंकवादी तौर तरीकों को किसी भी रूप में समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन यह तथ्य है कि आतंकवाद की इस स्थिति के लिए केवल आतंकवादी ही दोषी नहीं है। इस देश में सदियों से अन्याय और शोषण तो चला ही आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति और नवीन संविधान को लागू करने के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आई। हमने आर्थिक सामाजिक न्याय के केवल नारे लगाए हैं, उस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया। राज्य विधानमंडलों ने अनेक भूमि सुधार कानून पारित किए, लेकिन उनमें से अनेक कानून केवल कागज पर ही हैं और भारतीय संघ के अनेक राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। भूमि सुधार कानून को लागू न होना नक्सलवादी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है और ये बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में सहकारी समितियों और धार्मिक ट्रस्टों के नाम पर अभी जमींदारियों का बोलबाला है। जमींदारों का भूमिहीन मजदूरों उनके नेताओं को सही और गलत के रूप में समझ लिया कि संगठित असंगठित हिंसा ही उन्हें आर्थिक सामाजिक न्याय दिला सकती है। तो शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां एक मुख्य कारण है। नवयुग वर्ग में तीव्र असंतोष। शिक्षित बेरोजगारी समझ सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान आपादापी और कुछ अन्य बातों ने शिक्षित और अशिक्षित नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष उत्पन्न कर दिया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1,80,00,000 तो शिक्षित बेरोजगार हैं और शिक्षित, अशिक्षित, पूर्ण बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार सब कुछ मिलाकर तो ये संख्या 15 करोड़ के लगभग है। बेरोजगारी की स्थिति आतंकवाद का एक बड़ा आधार तैयार करती है। जब नवयुवक वर्ग सोचता है कि योग्यता के बावजूद अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना बहुत अधिक कठिन कार्य है, मेहनत, मजदूरी या नौकरी के आधार पर सम्मान और सुविधाजनक जीवन जीना बहुत अधिक कठिन है, तो ये देखते हुए भी तस्कर और अन्य गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगते हैं। अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र भंडार ये एक बड़ा कारण है। शासक और शासित में संवादहीनता की स्थिति और शासक वर्ग की संवेदन शून्यता। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक और शासित के बीच निरंतर संपर्क की स्थिति होनी चाहिए। शासन में जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए कि चाहे कुछ समय लग जाए लेकिन शासक वर्ग उनकी बात पर विचार करेगा। यदि ऐसी स्थितियां हो तो जनता धैर्य नहीं खोती और उचित मार्ग पर बनी रहती है। लेकिन ये तथ्य है कि भारत के शासक वर्ग में संवेदनशीलता का नितांत अभाव है। वे तो विलासिता और शान शौकत के घेरे में बंद हैं। राजनीतिक दर पटक उनका सर्वोच्च धर्म और जनता के दुख दर्द से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। रजनी कोठारी भारत के शासक वर्ग के संबंध में लिखते हैं कि राज्य और राज सत्ता का अभिजन वर्ग से के छोटे से गुट द्वारा अपहरण कर लिया गया और उनके द्वारा राज सत्ता का प्रयोग अपने विशेषाधिकारों और स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। भारत के शासक वर्ग के संबंध में बात देखी गई कि विशाल जनसमूह भी अपनी बात यदि शांतिपूर्ण ढंग से कहे तो उसकी बात को नितांत अनसुना कर दिया जाता है, लेकिन जब छोटा जनसमूह भी शक्ति की भाषा को अपनाता है तो ऐसा हो जाता है। दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग। आज के आतंकवाद के लिए यदि किसी एक तत्व को सबसे अधिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग। आज राजनीति हमारे समस्त जीवन पर छा गई और राजनीतिक दलों और राजनीतिक संप्रांत वर्ग के संबंध में स्थिति यह है कि वे चुनाव जीतने के लिए कोई भी मार्ग अपनाने से नहीं चूकते। राजनीति में संलग्न व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपराधी और आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय देने और प्रोत्साहित करते हैं और शासक दल और विपक्षी दल सभी चुनावी राजनीति के मोहरे के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने की बात सोचते हैं और करते हैं। ये बात दूसरी है कि एक बार राजनीतिकों को सहारा पाकर आतंकवादी तत्व स्वयं को प्रश्रय देने वाले राजनीतिकों के लिए भी संकट का कारण बन जाते हैं। स्थिति है कि केंद्र के शासक दल की रुचि विपक्षी दल की राज्य सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने और उसे गिराने में और विपक्षी दलों की रुचि केंद्र सरकार के विरुद्ध नित्य नए षड्यंत्र करने में है। गोरखालैंड या बोडोलैंड, चाहे जो भी मसला हो, भारत का राजनीति के उसे दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति का मोहरा बनाकर उसमें अनेक जटिलताओं का प्रवेश करवा देता है। तो ये सब बातें दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति से संबंधित है।
सर्वव्यापक भीषण भ्रष्टाचार, शासक वर्ग की कथनी और करनी में भीषण भेद और नैतिक आदर्शों का नितांत अभाव, प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में सहयोग का अभाव, कानून और न्याय व्यवस्था में कमियां, आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारी आर्थिक असंतुलन की स्थिति। महाराष्ट्र अपेक्षाकृत संपन्न राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत पीछे। असम में पेट्रोल जैसी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन इस प्राकृतिक संपदा का लाभ असम को बहुत ही कम अंशों में मिला है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों, उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्यों और तेलंगाना क्षेत्र आदि के विकास की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। जम्मू कश्मीर राज्य उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्यों में केंद्र सरकार पिछले 40 वर्षों से अरबों खरबों रुपए का अनुदान दे चुकी है, लेकिन इन क्षेत्रों में कुछ बड़े उद्योगों और अनेक कुटीर उद्योग धंधों का जाल बिछाकर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने और जम्मू कश्मीर राज्य और उत्तरी पूर्वी भारत के संवेदनशील राज्यों को आर्थिक दृष्टि से अपने ही पैरों पर खड़ा करने की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। प्रश्न ये है कि हम इन सभी क्षेत्रों को केंद्र सरकार पर आश्रित क्यों बनाए रखना चाहते हैं। अतः यदि इन क्षेत्रों में आतंकवाद पनपता है तो इसके लिए अकेला व्यक्ति अथवा केवल ये क्षेत्रीय दोषी नहीं, वरन समूची व्यवस्था दोषी है। आतंकवादियों को विदेशों से प्राप्त बाहरी सहायता और प्रोत्साहन। विश्व के विभिन्न देशों की सरकारें आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। अब आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां निरोधक कानून 1985 बना। भारत विरोधी विशेष पुलिस दल और सैन्य दल की व्यवस्था। पोटो से पोटा बना। पोटा के प्रमुख प्रावधान है आतंकवाद की समाप्ति और नियंत्रित करने के उपाय। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।